हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को बताएंगे 12th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 4। इसका बताएंगे महत्वपूर्ण, जो कि बहुत ही ज़्यादा सारणी का गुणधर्म इसका उपयोग किया जाता है 4.2 में। तो आप लोग अच्छा से देखें, और इसका सारणी का गुणधर्म ओनली 7 गो है, और आप लोग बारीकी से देखें ताकि हर एक स्टेप आप लोग को अच्छा से समझ में आवे, और सातों का चर्चा अभी करेंगे। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट नंबर है, किसी सारणी के कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान के चिन्ह में बदलाव होगा। तो देखिए, यहाँ पर ले लेते हैं ना, एगो ले लिए सारणी, दो ही अंक वाला ले लेते हैं, यानी 1 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। इसका देखिए, ये तो अभी नहीं बदले हैं ना, इसको तो अभी नहीं बदले हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 गुने 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और माइनस में 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इक्वल टू में कितना आएगा, घट कर आएगा माइनस में 2 ना। अब देखिए, ये तो हो गया R1 ना, ये हो गया R2, ये हो गया C1, ये हो गया C2। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर इसको क्या कहता है, कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में बदल दिया जाए तो देखिए, इसके साथ आपस में बदल देंगे। यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे लिखकर ये 3 ऊपर में दे देते हैं, यानी R2 के जगह पर R1 और R1 के जगह पर R2। तब देखिए इसके मान में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर देखिए, R2 वाला है तो ऊपर भेज देते हैं, तो 3 और 4। जो R1 वाला है रो, ये नीचे भेज देते हैं 1 और यहाँ पर 2। अब देखिए, इसका निकालेंगे, यानी इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो देखिए इसका क्या होता है, तो इसको करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, और माइनस में उसके बाद देखिए 4 एकम 4, देखिए यहाँ पर 2 बचा। अब देखिए, इसके सारणी के मान में परिवर्तन होता है ना, यानी कॉलम या रो को बदलने, यानी दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में बदलने पर सारणी के मान के चिन्ह में परिवर्तन होगा। उसके बाद देखिए, अब दूसरा नंबर देखते हैं, सारणी का गुणधर्म। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, सारणी का गुणधर्म का 2 नंबर ये है गुणधर्म, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, किसी सारणी के पंक्ति को स्तंभ या स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, एक बनाते हैं पहले ना, एक सारणी बनाते हैं, इसका 1 और 2, ये 3 और ये 4 हो गया। देखिए, इसको माने हैं R1 ना, इसको माने हैं R2 रो को, इसको माने कॉलम यानी C1 और इसको C2। देखिए क्या कहता है, पंक्ति को स्तंभ में, ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ में बदल देंगे ऐसे करके ना। उसके बाद स्तंभ को पंक्ति में या पंक्ति को स्तंभ में बदलने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको बदलते हैं, ये जैसे हो गया 1, यहाँ पर 1 है तो इसको इसके तरह बदलते हैं, 1 को ऐसे बदलते हैं C1 में ना, यानी जो ये है रो को कॉलम में बदलते हैं और कॉलम को रो में बदलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये रो है, यहाँ पर नीचे हो गया। उसके बाद देखिए, ये जो कॉलम वाला यानी ये जो रो वाला था उसको कॉलम में बदल दिया, और कॉलम वाला को रो में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अब बचा इस जगह क्या 3 और 4। तो इसको कॉलम में बदलते हैं, तो यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ पर नीचे में 4 हो गया ना। एक देखिए, अब इसका दोनों का वैल्यू निकालते हैं, ये गलत हो गया, इस जगह नहीं होगा, ये हो गया। अब इसको माने हैं R1 ना, इसको माने हैं R2, पहले से ही है माना, इसको C1 और इसको C2। अब देखिए, दोनों का वैल्यू निकालते हैं तो दोनों बराबर ही होगा। इसको 1 गुने 4 करेंगे तो 4 ही होगा ना,
डेल्टा इक्वल टू में, उसके बाद देखिए माइनस कितना करेंगे 3 दूनी 6, तो इक्वल टू में क्या आएगा माइनस में 2 आएगा। फिर अब इसका करेंगे, इसको भी देखिए अब करेंगे तो सेम टू सेम वैसा ही आएगा। यहाँ पर देखिए डेल्टा इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 1 गुने 4 करेंगे तो 4 ही होगा ना, और माइनस अब देखिए 2 गुने 3, यहाँ पर देखिए ये तो ऊपर चल गया 3 और ये नीचे चला आया 2, तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 हो गया, यानी इसका भी आंसर माइनस में 2 ही आया। तो आप लोगों को मालूम चल गया कि पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदलने से सारणी के मान या चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आई होप आप लोग ये दूसरा भी सारणी के गुणधर्म जान चुके हैं। उसके बाद अब देखिए तीसरा सारणी का गुणधर्म देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अब तीसरा क्या कहता है। तीसरा सारणी में कहता है, तीसरा सारणी का गुणधर्म है किसी सारणी में कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ के संगत अवयव समान हो तो सारणी का मान 0 होगा। तो देख लीजिए इस जगह लिखते हैं, यहाँ पर देखिए ये हो गया सारणी बना लिए, इसको डेल्टा इक्वल टू लिख देते हैं। अब देखिए इसमें कहता है दो स्तंभ बराबर हो या 2 यानी पंक्ति बराबर हो तो सारणी के अवयव समान हो तो सारणी का मान 0 होगा। यहाँ पर देखिए 3 वाला आप ले लेते हैं, 3 कोटि वाला, 1 1 1, और यहाँ पर लेते हैं 5 6 यानी 4, फिर इस जगह 1 1 1। अब देखिए यहाँ पर कोई 2 पंक्ति, ये हो गया R1, ये R2, ये R3 ना, इसको कहेंगे C1, इसको C2 और इसको C3 ना। देख लीजिए यहाँ पर 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ के संगत अवयव। आप देखिए अवयव किसको कहते हैं, जो सारणी के मध्य हो। ये देखिए ये सब अवयव हो गया ना, इसको लिख देते इस जगह अवयव, ये हो गया अवयव समान हो तो सारणी का मान 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये कॉलम में भी ये समान है, एक एक ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये तीसरा भी कॉलम में समान ही है, तो इसलिए इसका मान क्या होगा, इसका मान 0 होगा। देखिए एक यानी ये जो है 1 1 1, ये तो समान ही है अवयव, फिर 1 1 1, यहाँ पर क्या कहता है 2 पंक्ति या 2 स्तंभ। यहाँ पर देखिए 2 स्तंभ है, एक C1 और एक C3, ये दोनों समान है, इसलिए सारणी का मान 0 होगा। अब देखिए अब 4 नंबर सारणी का गुणधर्म देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर सारणी का गुणधर्म है। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ का सभी अवयव 0 हो तो सारणी का मान 0 होगा। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जना एगो ये पंक्ति है, इस पंक्ति में ये या ये, यानी ये तीनों रहे 0, तब इस सारणी का मान क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं अच्छा से, देखिए इसका मान अब 0 होगा, या ऐसे ना देकर या दूसरा तरीका से ऐसे दे दे। ये तो अभी पंक्ति में हुआ यानी रो में हुआ, उसके बाद कॉलम में दे दे 0 0 0, उसके बाद यहाँ पर 3 2 1 4 3 5 ऐसे करके दे दे, तब भी इसका मान क्या होगा 0 ही होगा। आई होप आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे चौथा भी सारणी। उसके बाद देखिए अब 5वां सारणी, यानी अब जो 5वां सारणी है, अब 5वां सारणी के गुणधर्म के नियम देखेंगे। यहाँ पर देखिए अब 5 नंबर सारणी का गुणधर्म है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव 2 पदों के जोड़ के रूप में हो तो उसे अलग अलग सारणी के योग के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखते हैं इस जगह ना, यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए
ए प्लस में बी और यहाँ पर फिर से बी प्लस में सी और यहाँ पर फिर से डी और प्लस में यानी क्या होगा, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर ए ही मान लीजिए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर बी यानी डी सी बी सी डी यानी इसको मान लिए। उसके बाद देखिए यदि ऐसा रहे तो इसको अलग अलग, यहाँ पर क्या कहता है, एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव दो पदों के जोड़ के रूप में होते। यहाँ पर देखिए दो पद हुआ यानी ए और बी, ये जोड़ के रूप में, ये भी जोड़ के रूप में, यानी एक पंक्ति में ही है ये जोड़ के रूप में, यानी रो में ही है ये जोड़ के रूप में ना। तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वल टू में लगा कर क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए को लेंगे तो ए बी और बी ना, नीचे है तो बी। उसके बाद देखिए यहाँ पर बी डी सी, तो यहाँ पर बी डी सी। उसके बाद देखिए डी सी डी, डी सी डी। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिए। उसके बाद आप बी लेंगे सब में ना, तो यहाँ पर देखिए बी, फिर इसका भी बी, फिर इसका भी बी। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी डी सी, सी डी सी। उसके बाद देखिए ए सी डी, ए सी डी। ऐसा ही करके अलग अलग योग के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए योग मतलब जोड़ होता है, तो यहाँ पर देखिए जोड़ के रूप में लिख दिए, ऐसा ही होता है। उसके बाद देखिए अब छठा देखेंगे सारणिकों का गुणधर्म, जो कि वो भी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए सारणी का गुणधर्म छठा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उसे सारणी से बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड वाला। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा इक्वल टू लिखते हैं, फिर से यहाँ पर मान लेते हैं जैसे 8 और 6 और 4 और यहाँ पर 3 और 2 और 1 और यहाँ पर मान लेते हैं 5 3 2, ऐसे करके मान लिए। अब देखिए इसमें उभय गुणनखंड कौन है, यहाँ पर देखिए है उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है उसको बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से हो जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 चौके 8 होता है, तो यहाँ पर 4 दे दिए। उसके बाद 3 दूनी 6 होता है, तो 3 दे दिए। उसके बाद देखिए 4 2 दूनी 4 होता है, तो ये दे दिए 3 2 1। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 3 और यहाँ पर 2, जैसा का है वैसा ही उतार देंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, ये 2 हो गया, इसको बाहर निकाल लिए, यानी छठा सारणी में यही बात था। उसके बाद देखिए अब सातवां सारणी देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए 7वां नंबर है सारणिकों का गुणधर्म, जो कि ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ में अचर से गुणा कर दूसरे पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष जोड़ा या घटाया जाता है। देखिए एगो सारणी सबसे पहले बनाएंगे, उसमें कोई भी औचर से गुणा कर दूसरे पंक्ति या स्तंभ से सापेक्ष जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए बनाते हैं एक सारणी ना इक्वल टू में। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1 2 4 3 2 1, उसके बाद 5 6 4 ना लिख दिए। देखिए इसमें कोई भी संख्या से, इसमें जैसे यानी R1 में देखिए यहाँ पर लिखेंगे R1 में, यानी इसके R1 में परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से गुना करेंगे और इसमें R1 में 2 से गुना कर और घटाएं किस में, R2 से। यानी देखिए इसमें 2 गुना कर देंगे, R1 है इसमें 2 गुना कर देंगे, इससे घटाएंगे तब। तो इसमें देखिए R1 में 2 से यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए R1 में 2 से गुना कर
और घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 में से 2 यानी R1 में 2 से गुना किए 2 हो गया, और उसमें से कितना घटाएंगे R2 को घटाएंगे तो R2 क्या है 3 है, तो यहाँ पर माइनस में क्या बच जाएगा 1 ही बच जाएगा। उसके बाद देखिए फिर इसमें गुना करेंगे तो ये 4 हो गया, 4 में से कितना घटाएंगे R2 क्या है R2 ये हुआ, ये R1 हुआ, और ये R2 हुआ, और ये R3 हुआ ना। देखिए ये बचेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 में से कितना घटाएंगे 2 घटाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर सीधा सीधी बच जाएगा 2 ही ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 में फिर फर्स्ट वाला ये रो हुआ, इसमें करेंगे तो फिर ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में से कितना घटाएंगे 1 घटाएंगे, तो 8 में से 1 घटाएंगे यानी R2 क्या है 1 है, तो 1 घटाएंगे तो क्या होगा 7 हो जाएगा। अब परिवर्तन हो गया R1 में ना 3, और ये जैसा का है वैसा ही उतार देंगे 6 4। यही हुआ, यानी किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ में अचर से गुना कर दूसरे पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष जोड़ा या घटाया जाता है। सेम इसी प्रोसेस से किया जाता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।